जय हिंद दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो EMRS हो या NBS हो या KVS हो या DSSS भी हो, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री से प्रश्न बनेंगे तो उनका अगर लेवल स्टैंडर्ड हो तो इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रेरणा से प्रेरित होते हुए इन प्रश्नों का चयन किया गया है। चलते हैं पहले प्रश्न, यानी सेट नंबर 2 है तो इसे पहले 1 to 10 हमने कवर किया है, आपने देखा, रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने सुना होगा, उनसे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, MN जोशी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में कुछ ध्यान में रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ। 1930 से लेकर 1932 के बीच में आयोजित 3 सम्मेलन हुए, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो कि गांधी जी के द्वारा भी भाग लिया गया, लेकिन बात सकारात्मक नहीं होने के कारण गांधी जी वापस पुनः आए थे। अब कुछ बात याद रखनी है डेट के हिसाब से। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वह 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। तो इतना ध्यान रखना है कि 1930 से 31 से 31 में, यानी सितंबर टू दिसंबर, नवंबर टू जनवरी और नवंबर टू दिसंबर, इस तरह से कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कब कब हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो अधिकतर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ये किनके द्वारा लिखी गई हैं, तो कुछ याद रखें क्योंकि यह दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे। तो पहला, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। दूसरा, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, यह जो एक पुस्तक है वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखी गई है। वेयर द सुधराज, सुधरों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ए स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक, इनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। अलग अलग पुस्तक हैं, सब सारे नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, वेयर द सुधराज, ए स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस ने क्या और गांधी ने क्या किया है अनटचेबल्स के लिए। इस तरह की जो पुस्तकें हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर भीमराव से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, यानी 12 की ओर। Who wrote the following? Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good from the banks of the Gangas and squeezing them down on the banks of Thames. हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के किनारे से सारी अच्छी चीज़ें खींचती हैं और उन्हें टेम्स के तट पर निचोड़ देती हैं। यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा जॉन साल्वन सुलिवन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे है फ्रेडरिक जॉन शोर, इस्माइल मैरियोट, ये सब नहीं, पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, फर्स्ट वन जॉन सुलिवियन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 13। मुगल आर्किटेक्चर इज एन अमेलगेमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स? मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का समामेलन यानी समन्वय है? ऑप्शन इसका आपको सामने है, इस्लामिक, गांधारा, तुर्किश एंड अरेबिक। इस्लामी, गांधार, तुर्की अरबी, इस्लामी, गोथिक, भारतीय और सीरियाई, सरकी, इस्लामी, अरबी, बैराक, इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, प्रश्न संख्या 14 की ओर है। In the context of feudalism, which of the following could be regarded as the essential characteristics of the Europe? सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस समय के यूरोप की मूल विशेषता माना जा सकता है?
अब ध्यान रखिएगा, सामंतवाद एक टर्म आया है और उससे कौन सी विशेषता के रूप में, किस पॉइंट को यूरोप की मूल की विशेषता के रूप में समझा जा सकता है। कुछ आपके ऑप्शंस हैं। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा फ्यूडलिज्म क्या है। फ्यूडलिज्म, जिसको हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं, यह एक जर्मन वर्ड फ्यूड से डिराइव हुआ है। फ्यूड का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ लैंड, है ना, पार्ट ऑफ लैंड, याद रखिएगा। जिसमें गरीब लोग, यह एक ऐसी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गरीब लोग नोबल के लिए काम करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। और नोबल जो थोड़ा सा शासन के करीब थे और अलाउ करते थे कि उनके ज़मीन पर काम करें ताकि उनका लिवलीहुड आसानी से हो पाए। तो कुछ यह जानकारी फ्यूडलिज्म से जुड़ी हुई आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं इसके कुछ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, यानी कृषि उत्पादन स्वामियों एवं किसानों के बीच सामंती संबंधों पर आधारित था। ये बिल्कुल सही बात है। यह कृषि का जो उत्पादन था, चूंकि वह काम करते थे तो उनको बदले में उन सुरक्षा मिलती थी और ज़मीन दिया जाता था खेती करने के लिए ताकि उसमें अपना जीवन यापन कर सके थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा, पुरोहितों ने स्वयं को पहले स्थान पर और कुलीनों को दूसरे स्थान पर रखा था। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह भी सही है, यानी द प्रीस्ट प्लेस्ड देमसेल्व्स इन फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स इन द सेकेंड ऑर्डर। आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें 3 ऑर्डर्स से एक चैप्टर है क्लास 11th में, हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में 3 ऑर्डर्स पढ़ने हैं। उनमें समाज को 3 भागों में बांट दिया गया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और 3 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी थे और क्लर्जी में आने वाले लोग थे चर्च के लोग, पोप, बाइशॉप, प्रिस्ट एंड वेरी पावरफुल लोग। ये जितने भी लोग थे वह कैटेगरी 1 में, आई मीन फर्स्ट ऑर्डर में आते थे। सेकेंड ऑर्डर में नोबिलिटी वाले लोग आते थे, दे हैड कंट्रोल ओवर द पॉलिटिक्स, जैसे राजा, मंत्री वगैरह वगैरह, ये सब सेकेंड ऑर्डर में आते थे। और थर्ड ऑर्डर में जो आम जनता, कॉमन पीपल, जिस तरह से आज आप देखते हैं व्यवस्था बनी हुई है, तो सामंतवादी व्यवस्था में 3 ही भाग बटे हुए थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसको आप समझ गए। तो यह सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यह भी सही है कि जो पुरोहित है, आई मीन प्रीस्ट, प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स इन द सेकेंड ऑर्डर। याद रखना है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, यह भी विशेषता में होगा। तीसरा, द पॉलिटिकल सिस्टम रिलाइड ऑन द लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द ओवरलॉर्ड। देखिए, यह एक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, यह स्वामी और अधीनस्थों के बीच स्वामी सेवक दास संबंधों पर निर्भर था। अंडरस्टूड है कि जो स्वामी राजा होंगे और जो उनके अधीन काम करेंगे, वह इसके बीच एक संबंध रहता है कि ताकि वह संबंध कैसा, जैसे मालिक और नौकर का, स्वामी और सेवक का। इस तरह से वह सेवक वह मालिक के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, जो आदेश मिला उनका पालन करना है। तो इस तरह से राजनीति में भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी ही थी, स्वामी और अधीनस्थों के बीच स्वामी सेवक के रूप में। इसी को कहा गया लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, जिसमें नोबिलिटी को विशेष स्थान दिया गया था क्योंकि वह शासक वर्ग थे और उनके अधीन ही लोग थे। तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। चौथा स्टेटमेंट है कि न्यू आइडियाज़ एंड इन्वेंशन वेर शेयर्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। नए विचार एवं अनुसंधान विभिन्न महाद्वीपों के बीच साझा किए जाते थे। यह गलत बात है। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल भी होती, ए डी वाला ऑप्शन गलत है। लेकिन पूछा गया है प्रश्न में कि विशेषता क्या थी, तो ए बी सी तीनों व्यवस्था थी यानी विशेषता के रूप में समझी गई। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन। चूँकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी 1 वाला पार्ट, ऑप्शन 1 इज़ द राइट। विच पेयर एमोंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन देखें और उसके रचनाकार को भी देखें। मृच्छ कट्टिकम शूद्रक के द्वारा रचित है, रघुवंशम कालिदास, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ये तीनों सही हैं। कादम्बरी बाणभट्ट होना चाहिए, हर्षवर्धन नहीं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखना है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं रचित हैं जो कि इस तरह से हैं, तो ध्यान रखिएगा नाम इसका। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, हर्षवर्धन के द्वारा रचित, याद रखना है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। लेकिन इसका जो आप प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी हर्षवर्धन जो लिखा हुआ है वो सही मिला नहीं है। उनका सही आंसर बाणभट्ट होना चाहिए था। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। पहले के राजा अपने दरबार में कवि रखा करते थे, तो उनके समय में यह कवि थे। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। प्रश्न संख्या 16, अशोका's contemporary king of Macedonia was Alexander, Antigonus, Gontas,
मगस और टॉलेमी फिलाडेल्फस। याद रखना है कि अशोक के समकालीन मैसिडोनिया का राजा था। अशोक के समय में मैसिडोनिया का राजा कौन था? अलेक्जेंडर, एंटीगोनास, गुंटास, मगश और टॉलेमी फिलाडेल्फस सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीगोनस गुंटास। अब याद रखिए कि पूछा गया है राजा कौन था। मैसिडोनिया का राजा एंटीगोनास गुंटास थे, सही आंसर होगा। अब कुछ फैक्ट है, याद रखना है कि अशोक के समकालीन जो मकदूनिया मैसिडोनिया के शासक थे वह एंटीगोनास गुंटास थे। इसके राज्य के गवर्नर जो थे वह टॉलेमी फिलाडेल्फस सेकेंड थे, जिसके साथ भी अशोक के संबंध व्यापारिक थे। तो कुल मिलाकर के टॉलेमी फिलाडेल्फस जो थे वो गवर्नर थे मैसिडोनिया के, और उसके शासक एंटीगोनास गुंटास थे। इसकी जानकारी आप अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। आपको पता है कि शिलालेख के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, तो वह 13th शिलालेख जो था, जो इंस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा गया 5 यूनानी शासकों के बारे में, जिसके आधार पर यह जानकारी उभर कर सामने आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच द फॉलोइंग, अब मिलान करना है। अब आपको ध्यान से ऑप्शन देखने हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। उरैयूर, उरैयूर से अब देखें तो इसका सही मिलान जो होना चाहिए, यह चोलों की राजधानी थी और सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए का जो उरैयूर से देखें तो जो तीसरा है वह मिलान कीजिए। यह चोलों की राजधानी थी और सूती कपड़ों का एक बड़ा केंद्र था। पुहार की अगर बात करें तो यह सामने जो लिखा हुआ है, यह चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी और एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, पुहार। मदुरई की अगर बात करें तो मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी। मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी और कोरकाई पांड्यों की तटीय राजधानी थी। कोस्टल कैपिटल के रूप में कोरकाई को जाना गया। तो इस तरह से इसका मिलान आप सही कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 18। यह भी मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब लिस्ट 1 में शासक हैं, दूसरा राजवंश दिया गया है, तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा, अब देखिए, फर्स्ट का विग्रह राज जो चौहान से जुड़े हुए हैं, विग्रह राज जो हैं वह चौहान से जुड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र जो प्रतिहार राजवंश से जुड़े हुए थे। और बप्पा रावल, बप्पा रावल जो गोहिल राजवंश से जुड़े हुए हैं। और जयचंद्र जो गहरवाल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 जो नीचे लिखा हुआ है, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। तो ये थे मिलान करने वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। प्रश्न संख्या 19 में भी मैच द फॉलोइंग है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब लिखा हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दीवान ए रिसालत, सामने इसका जो डिपार्टमेंट है वह धार्मिक मामलों, याद रखिएगा धार्मिक मामलों का विभाग है। दीवान ए रिसालत जो है वह धार्मिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, सही आंसर इसका होगा, इसका ऑप्शन 3। और दीवान ए कोहर, दीवान ए कोहर यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा जो है पत्रकारिता विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, दीवान ए इंसा। दीवान ए अजीज, दीवान ए अजीज जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इस तरह से इनका मिलान करें आप। इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। दीवान ए रिसालत जो है धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ था विभाग है। इस विभाग के प्रमुख को दाबिर ए मुल्क के नाम से जानते थे, याद रखना है, दाबिर ए मुल्क के नाम से जानते थे। दीवान ए रिसालत के प्रमुख को दाबिर ए मुल्क के नाम से जानते थे। दाबिर ए कोहर जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये कुछ फैक्ट जो एडिशनल फैक्ट मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करेंगे आप और उसको बार बार रिपीटेड टाइम में देखते रहें, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दीवान ए इंसा यह पत्रकारिता का विभाग है। इसके प्रमुख दाबिर ए मुमालिक कहे जाते थे। इसके प्रमुख को दाबिर ए मुमालिक कहे जाते थे। और दीवान ए अजीज़ जो सैन्य मामलों के विभाग थे, और सैन्य विभाग जो मिलिट्री अफेयर्स की बात करें, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। और इसके जो प्रमुख थे अर्ज ए मुमालिक, उनके जो प्रमुख थे अर्ज ए मुमालिक थे। तो कुल मिलाकर के इन चारों विभागों को आप बखूबी ध्यान से रखें और उसको कंप्लीट रूप से नोट भी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 20 है, द ट्रेडिशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ हदीस थ्रू ए चेन ऑफ नरेटर वाज नोन एज, यानी हदीस को वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा सत्यापित करने की परंपरा क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर होगा इस्नाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आप समझेंगे हदीस आखिरकार क्या है। हदीस एक्चुअली यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है लेख। लेख यानी रिटन चीज़ में कुछ भी। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए कृत्यों को, उनके विवरण को ही हम हदीस के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुछ भी किए गए, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनके रिपोर्ट को ही हम उस लेख को ही हम हदीस के नाम से जानते हैं। अच्छा, वे जो लोग चेन ऑफ अथॉरिटीज़ में शामिल थे, किसी पर्टिकुलर हदीस को प्रमाणित करते हैं ऐतिहासिक रूप से, तो उसको ही इस्नाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 इस्नाद। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21, अगेंस्ट हुम डिड बाल गंगाधर तिलक फाइल ए लॉ शूट इन लंदन। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, जनरल उडायर, वी चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल और एंड्रयू फ्रेजर। इसका जो सही आंसर होगा वैलेंटाइन चिरोल होगा। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ लंदन में केस किया था। अब प्रश्न आता है आखिरकार क्यों किया था केस? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहकर संबोधित किया था। अब अशांति का जनक कहकर संबोधित करना थोड़ी सी अलग बात हो जाती है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके खिलाफ केस भी किया था। इसलिए उन्होंने चिरोल पर केस किया था। कहाँ? लंदन में। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 22, व्हेन डिड द टेनिस कोर्ट ओथ इंसिडेंट टुक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में टेनिस कोर्ट शपथ की घटना कब घटित हुई थी? यह घटना फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हुई है, तो यह घटना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। 5 मई 1789, 20 जुलाई 1789, 17 जून 1789, 20 जून 1789। इसका सही जवाब होगा 20 जून 1789। यह फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हुई घटना है। जब वहाँ भी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। जब थर्ड स्टेट के लोगों ने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बना ली थी, उन्हें मीराबेऊ के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में शपथ लिया था। वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट न कर ले और मोनार्क के पावर्स को लिमिट ना कर दे। यानी उसका मकसद ही था कि फ्रांस में टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना ताकि मोनार्क के जो अनलिमिटेड पावर है उनको लिमिट में किया जा सके। लुइस 16 का शासन था। लुइस 16 वहाँ के मोनार्क थे। वहाँ की घटना है, यह फ्रांस की घटना है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसे पहले 20 याद रखना है, 20 जून 1789 की यह घटना है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। द रॉक पेंटिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय होम। यानी भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शैल चित्रकला को सर्वप्रथम खोजा गया? इसका सही आंसर होगा CL कार्लाइल। ऑप्शन ए ही सही आंसर है, CL कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। यह मूल रूप से एक ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने सुहागपुर यूपी नामक पुरास्थल से छोटे छोटे पाषाण, यानी लघु पाषाण जो बोलते हैं, माइक्रोलिथ प्राप्त किए थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदाय प्रश्न संख्या 24 की ओर है। किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीवक और निगंठ का उल्लेख करता है? शिला प्रज्ञापन 12, स्तंभ प्रज्ञापन 7, शिला प्रज्ञापन 13, स्तंभ प्रज्ञापन 1। ये प्रज्ञापन का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन से है, यानी आपने सुना होगा ना, जितने भी अभिलेख थे वो हार्ड सरफेस पर लिखे गए। जो पत्थरों पर लिखा गया वह शिला प्रज्ञापन हुआ, स्तंभ खंभों पर लिखा गया वह स्तंभ प्रज्ञापन हुआ। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वह 24 का ऑप्शन बी सही होगा। जो स्तंभ प्रज्ञापन रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ना 7 नंबर पे, यह सही था। इसमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह संघ का मतलब एक्चुअली वो बौद्ध धर्म से है। याद रखिए किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से है। ब्राह्मण का मतलब सनातन धर्म से है। आजीवक संप्रदाय, निगंठ का संबंध जो है जैन धर्म से है। तो इस तरह से प्रज्ञापन का मतलब क्या हुआ? शिलालेख। तो इस तरह के प्रश्नों को अब बखूबी समझें। ऑप्शन बी इसका सही होगा, स्तंभ प्रज्ञापन 7 नंबर।
प्रश्न संख्या 25 की ओर है। भारत के कला व पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले हुआ था? कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? ऑप्शन है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, धौली में रॉक कट हाथी मंदिर, महाबलीपुरम में रॉक कट स्मारक, उदयगिरी में वाराह की मूर्ति। इसका सही जवाब है धौली में रॉक कट हाथी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रॉक कट हाथी। अशोक के स्तंभ पर आप देखें, अशोक के स्तंभ पर रॉक को तराश कर हाथी बना हुआ है। यह स्थापत्य मौर्य काल का है, जो लगभग 2250 साल पहले का है, जबकि बाकी तीनों स्थापत्य जो है वो 7वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड